सुबह की बेला है और निश्चित तौर पर सुबह सुबह अगर कुछ अच्छी बातें हो जाएं तो निश्चित तौर पर पूरा दिन अच्छा गुजरता है। और ख़ास बात ये होती है कि जो आपका एक अपना साथी है परिवार का, पशुधन, अगर पशुधन के बारे में जानकारी हो तो फिर बात ही क्या है। पशुधन के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ और किन उपलब्धियों को लेकर के दिल्ली में जो मेला चल रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है, उसमें पशुधन को लेकर के खास जानकारी है। इस विकास से जुड़ी हुई, पशुधन विकास से जुड़ी हुई हम आपको जानकारी तो देंगे ही, लेकिन शुरुआत करते हैं क्या कुछ कृषि के क्षेत्र में हुआ है या क्या शोध कार्य हुए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। खाद्य तेलों के दामों में कमी आने की उम्मीद। पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशुओं को पालने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। इफ्को ने मनाया सहकारिता सप्ताह। कपास उत्पादन 348 लाख गांठ होने का अनुमान। और देश में यूरिया का पर्याप्त भंडार मौजूद। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू सीजन में तिलहन के बुआई रकबे में हुई बढ़ोतरी से खाद्य तेलों के दामों में कमी आने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू सीजन में तिलहन के बुआई रकबे में हुई बढ़ोतरी से खाद्य तेलों के दामों में कमी आने की उम्मीद है। मंत्रालय के अनुसार चालू सीजन में तिलहन का बुआई रकबा 48.87 लाख हेक्टेयर को छू गया है, जबकि पिछले साल यह 47.01 लाख हेक्टेयर था। बुआई रकबे में हुई बढ़ोतरी से खाद्य तेलों का उत्पादन अधिक होने से खाद्य तेलों के दामों में कमी आने की उम्मीद है। आंकड़ों के अनुसार रबी फसलों के बुआई रकबे में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और बुआई रकबा 184.30 लाख हेक्टेयर के स्तर को छू गया है। पिछले सप्ताह बुआई रकबे का यह आंकड़ा 80.13 लाख हेक्टेयर था। गेहूं का बुआई रकबा 42.88 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल यह 52.05 लाख हेक्टेयर था। भारत में गोवंश की उन्नत नस्ल तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने मौजूदा बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि भारत दूध उत्पादन के मामले में विश्व में नंबर 1 है। इसके बावजूद देश में अच्छी नस्ल के गोवंश की कमी है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने मौजूदा बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ कर बेहतर किस्म के गोवंश के संवर्धन के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया है। 500 करोड़ रुपए की यह धनराशि राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना से अलग है। राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना से देश में दूध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। देश में मौजूदा समय में अच्छी नस्ल के गोवंश की 37 किस्में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में आवंटित इस राशि से पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशुओं को पालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे वे अच्छी नस्ल के पशु खरीदकर बेहतर दुग्ध उत्पादन कर सकें। इफ्को प्रतिवर्ष जवाहरलाल नेहरू स्मारक इफ्को व्याख्यान माला का आयोजन करती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा प्रमुख व्यक्तियों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पिछले दिनों सहकारिता सप्ताह के दौरान विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने 27वें जवाहरलाल नेहरू स्मारक इफ्को व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान में प्रख्यात लेखक तथा समालोचक प्रोफेसर नामवर सिंह ने भाषा, साहित्य और संस्कृति विषय पर बोलते हुए कहा, भाषा तो अपनी पहचान है, मनुष्य की ही नहीं प्राणी मात्र की, जिसमें पशु पक्षी से लेकर समूची मानव जाति शामिल है। इस प्रसंग में हिंदी का वो दोहा याद आता है, देखत में दो एक हैं जब तक बोले नाही, ज्ञान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माए। इस अवसर पर इफ्को ने सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले छत्तीसगढ़ के श्री रविंद्र प्रताप सिंह को सहकारिता रत्न तथा पंजाब के श्री केवल कृष्ण शर्मा को सहकारिता बंधु पुरस्कारों से सम्मानित किया। चालू सीजन में कपास का उत्पादन 348 लाख गांठ होने का अनुमान है। अनुकूल मौसम को देखते हुए चालू खरीफ सीजन में कपास के बुआई क्षेत्रफल में हुई वृद्धि से कपास की पैदावार बढ़ने का अनुमान है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार बुआई क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को देखते हुए कपास का उत्पादन 348 लाख गांठ होने का अनुमान है, लेकिन नई फसल आने में देरी हो सकती है। नई फसल के आने में देरी से उत्पादकों को कपास के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। देश में यूरिया की कमी होने की कोई संभावना नहीं है। केंद्रीय उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने देश में मौजूद यूरिया के भंडार को पर्याप्त बताते हुए कहा है कि रबी फसलों के लिए देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा यूरिया देश में मौजूद है। देश में यूरिया की कमी होने की खबरों का खंडन करते हुए श्री कुमार ने कहा है कि नवंबर माह में करीब 35.28 लाख टन यूरिया की जरूरत है, जबकि देश में करीब 40 लाख टन यूरिया मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश में यूरिया की कोई कमी न होने पाए, इसलिए उन्होंने रेल मंत्रालय को यूरिया परिवहन के लिए रैक बढ़ाने का अनुरोध किया है। उर्वरक मंत्रालय ने आने वाले माह और रबी सीजन के लिए एक बेहतर योजना तैयार कर देश के हर हिस्से में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रबंध किया है। श्री कुमार ने कहा है कि वे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश में यूरिया का पर्याप्त भंडार मौजूद है। मौसम में अब गर्मी का असर कम हो रहा है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में बरसात होने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेलों के इस देश में निश्चित तौर पर किसान को उस मेले की प्रतीक्षा रहती है जहां उसको कुछ मिले। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में इन दिनों एक मेला चला हुआ है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ये मेला अपने आप में बहुत सी छटाएं, बहुत सी विकास की बात तो करता ही है, लेकिन कृषि के लिए यहाँ पर खास कृषि मंडप है। इस कृषि मंडप में पशुधन से जुड़ी हुई खास जानकारी है, यानी पशुधन विकास के लिए क्या कुछ हो रहा है, पशुधन के चारे के लिए क्या कुछ है, पशुधन का दुग्ध बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, ऐसी बहुत सी जानकारी इस मेले में है। तो आइए हम और आप मिलकर के चलते हैं इस कृषि मंडप की ओर और देखते हैं पशुधन विकास की दिशा में यहाँ क्या कुछ हो रहा है। खेती बाड़ी के कार्यों में करीब 75 से 80% योगदान महिलाओं का है। देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ ये किसान महिलाएं ही हैं, जो खेत में काम करने से लेकर गाय भैंसों का दूध निकालने, कुट्टी काटने से लेकर कढ़ाई बुनाई के साथ साथ छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह भी चलाती है। महिला उद्यमी तेजी से देश को विकास के रास्ते पर ले जा रही हैं। इसीलिए 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम ही महिला उद्यमी है।
देश में पशुपालन एक परंपरा रही है और खेती को पशुओं से अलग करके कभी देखा भी नहीं गया है। दिल्ली में चल रहे इस व्यापार मेले में पशुपालन, जिसमें डेयरी, स्वच्छ दूध उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि से संबंधित स्टॉल भी लगे हैं, जिनमें किसानों को इन विषयों से जुड़ी लगभग हर जानकारी सुलभ कराई जा रही है। एनडीडीबी यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भी अपना स्टॉल लगा रखा है और सहकारिता में महिलाओं की भूमिका सहित पशु आहार और नस्ल सुधार विषय पर बहुत कुछ यहां जानने को मिला। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। हम करीब आज की तारीख में भारत में 137 मिलियन टन के लगभग दूध उत्पादन होता है, लेकिन हमारा देश में जो रिक्वायरमेंट है दूध का वो बहुत ज़्यादा है। हमारे लोगों ने इस पे काम किया और पता किया है कि बाई 2021 तक हमारा देश में करीब 200 मिलियन टन का दूध का रिक्वायरमेंट है। इसलिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक योजना बनाया जिसका नाम है राष्ट्रीय डेयरी योजना। इस योजना के तहत करीब 2000 करोड़ रुपए के 2200 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा, जिसमें हम कोशिश हमारी यही है कि हमारे देश में जो उत्पादकता है पशुओं का उसको बढ़ाया जाए। अब उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 2 मेजर एरिया में काम कर रही है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसमें पहला है कि हम जो पशु का आहार है उस पे काम कर रहे हैं और दूसरा ये है कि जो पशु का नस्ल है उसको हम सुधार करने का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय डेयरी योजना हमारे देश में करीब 14 स्टेट में हमने काम शुरू करी है। सहकारिता मिशन को पहली सफलता डेयरी ने दिलाई थी। उस समय भारत में दुग्ध क्रांति के प्रणेता डॉक्टर वर्गीस जे कुरियन ने महिलाओं को इस आंदोलन का आधार बताया था। मेले में हमने मछली पालन से संबंधित लगभग सभी विषयों को दर्शाता फिश कॉफेड यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टॉल भी देखा। इस स्टॉल में आजकल बेहद लोकप्रिय हो रहे एक्वेरियम या कहें कांच के मछली घर के बारे में तमाम जानकारियां दी जा रही थी। फिशकोफेड मत्स्य सहकारियों के देश की अग्रणी संस्था है जो मत्स्य सहकारियों के विकास का काम करती है। फिशकोफेड देश के अंदर जो है कमर्शियल, प्रमोशनल एंड ट्रेनिंग एजुकेशन का काम करती है और इस प्रगति मैदान के अंदर हमने सिर्फ एक्वेरियम का डिस्प्ले किया है और यहाँ से मत्स्य कृषक जो आएंगे उनको हम बताएंगे कि एक्वेरियम कैसे बनाया जाता है और एक्वेरियम के कितने तरह की मछलियाँ होती हैं, उसकी टेक्निक क्या होती है और स्मॉल स्केल पे जो है एक्वेरियम को बना करके लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, हमारा मेन उद्देश्य यही है। देश में मेक इन इंडिया पर जोर है और फिश कॉफेड का छोटे छोटे स्तर पर एक्वेरियम बनाने के गुर सिखाना बेहद सार्थक परिणाम देगा। कृषि संबंधित विषयों के इस पंडाल में हमें डीएमएस यानी दिल्ली दुग्ध योजना का स्टॉल भी दिखा। इस स्टॉल में बेहद प्रासंगिक विषय दूध में मिलावट के बारे में और उसकी जांच के संबंध में जानकारी दी जा रही थी। आजकल मार्केट में जो दूध उपलब्ध है उसमें बहुत तरह की मिलावट आजकल आ रही है, जिसमें सिंथेटिक दूध जिसको बोलते हैं उसमें बहुत सारी मिलावट जैसे यूरिया है, स्टार्च है, सोडा है, डिटर्जेंट है, जो हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इस तरह की मिलावट को चेक करने के लिए ये दिल्ली दुग्ध योजना के द्वारा यहाँ पे ये स्टॉल लगाया गया है और इसमें हम जो पब्लिक यहाँ पे आ रही है उनको अवेयर करने के लिए एक एडल्ट्रेशन टेस्ट को यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। जैसे यूरिया आजकल जो खेतों में डाला जाता है उसका बहुत ही ज़्यादा एडल्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको टेस्ट करने के लिए एक सिंपल प्रोसीजर है। टेस्ट ट्यूब में ये 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं, एक में फ्रेश मिल्क है और 2 ml ले लिया है फ्रेश मिल्क और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम एडल्ट्रेशन करके उसमें यूरिया ऐड करके ये आइडेंटिफाई कर ये पहचान कराना चाहेंगे कि उसका कलर में क्या चेंजिंग आते हैं, क्या केमिकल जो रिएक्शन करता है वो किस तरह का कलर शो करेगा। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने 2-2 ml दूध का सैंपल लिया है और उसके बाद में ये यूरिया
जो खेतों में डालते हैं उसका एडल्ट्रेशन किया है, उसमें मिलावट करके। ये एक टेस्ट ट्यूब में ये हमने यूरिया मिला करके उसको एडल्ट्रेट कर दिया है। एक लेबोरेटरी में यूज बनाया गया है, ये DMAB केमिकल है, डाईमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड। 1.6% का इसको हमने प्रिपेयर किया अपने लेबोरेटरी दिल्ली दुग्ध योजना की प्रयोगशाला में। 2 ml इस रिजेंट को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही इसको ऐड करेंगे आप देखेंगे इसमें कलर में थोड़ा चेंजिंग आएगा। ये दोनों मिल्क सैंपल, एक फ्रेश था, एक को हमने एडल्ट्रेट किया है। जो एडल्ट्रेशन वाला है वो येलो कलर, पीला कलर जो डार्क पीला है वो शो कर रहा है कि उस दूध के अंदर यूरिया मिला हुआ है। अगर इस तरह का कलर दिखाई देगा तो वो बताएगा कि ये दूध जो है यूरिया मिलावटी दूध है। इसी तरह से न्यूट्रलाइज़र का टेस्ट है। न्यूट्रलाइज़र दूध अगर लंबे समय तक हमें रखना है, उसमें कास्टिक सोडा का उसमें मिलावट करते हैं। कास्टिक सोडा जो है कैंसर के लिए और जो लीवर है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। इसमें ये सेम प्रोसीजर 2 ml मिल्क लिया है हमने और 2 ml ही इसमें रिसोर्सिनोल एक केमिकल लेबोरेटरी में बनाया है उससे ऐड करे हैं। तो ये जो कलर इंडिकेट कर रहा है डार्क पिंक कलर, तो वो इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर न्यूट्रलाइज़र ऐड किया हुआ है, यानी कोई कास्टिक सोडा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH ऐड किया हुआ है। अगर फ्रेश मिल्क होगा तो ये वाला कलर शो करेगा, ये फ्रेश मिल्क का कलर है। तो इसी तरह से बहुत सारे टेस्ट है, जैसे स्टार्च है, सोडा है, डिटर्जेंट है। ये डिटर्जेंट टेस्ट है। इसमें डिटर्जेंट जनरली क्यों मिलाते हैं, आपने देखा होगा कि घी का रेट जनरली 400 रुपये किलो है और रिफाइंड का जो रेट होता है, जो घटिया तरह का किस्म के जो आजकल मार्केट में रिफाइंड आ रहे हैं, उसका रेट है 60 रुपये लीटर या 80 रुपये लीटर होगा। तो जो मिलावट करते हैं वो 400 रुपये किलो की फ़ैट को रिमूव करके उसके अंदर एक 40-45 रुपये की घटिया क्वालिटी की फ़ैट उसके अंदर ऐड कर देगा। तो जनरली दूध में फ़ैट को ऐड करने के लिए अगर ऐड करेंगे तो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक इमल्सीफायर का इस्तेमाल होता है। तो ईजी वॉश जो साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, उसको इमल्सीफायर के रूप में यूज़ करके उसमें मिलावट करता है रिफाइंड की। तो अगर उसके अंदर रिफाइंड ऐड होगा तो ये इस तरह का कलर आप देख रहे हैं। निचली वाली लोअर साइड में डार्क कलर आ रहा है, इसमें डार्क ब्लू है और अपर वाले में लाइट ब्लू है। तो ये वाला कलर इंडिकेट करेगा कि ये दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ है। सेम ये फ्रेश मिल्क में जस्ट अपोजिट इसका उल्टा होगा, ऊपर की लेयर थोड़ा डार्क होगी और नीचे की लेयर लाइट होगी। तो ये फ्रेश मिल्क को, हमारे प्योर मिल्क को, शुद्ध दूध को इंडिकेट करेगा। पशुपालन का अहम अंग रहा है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन कभी बैकयार्ड पोल्ट्री यानी आंगन में मुर्गी पालन तक ही सीमित था, लेकिन अब वैज्ञानिक विधि से मुर्गी पालन करके बड़े बड़े व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन ने मुर्गी पालन या कहीं वैज्ञानिक मुर्गी पालन से किसानों को जोड़ने में सार्थक भूमिका निभाई है। हमारा मोटो ये है कि लोगों को पोल्ट्री के बारे में जागृत करना। जो गरीब लोग हैं उनको बैकयार्ड पोल्ट्री के बारे में बताना, उनको ट्रेनिंग देना। 6 दिन की हम ट्रेनिंग देते हैं और उसमें उनको सारा बताया जाता है कैसे पोल्ट्री पाली जाती है, इसके अंदर कैसी कोई बीमारी आती है उसको कैसे रोकथाम करना है और कैसे इसका अपने घर के लिए भी रोजगार जो चलाना है। तो इसके अंदर जो आएगा अंडा आएगा वो मार्केट में बिक जाएगा, उनका भी खाना रोजी रोटी चलेगी और साथ में बिजनेस भी हो जाएगा। तो ये हमारा लोगों को अवेयरनेस करने का ये एक तरीका है जी। मेले में हर बार की तरह इस बार भी कृषि पंडाल में काफी भीड़ रही और कई किसानों ने इन स्टॉल पर तमाम जानकारियां भी लीं और अपनी कुछ शंकाएं भी दूर की। मैंने ये मशीन अभी जो देखी है जिसका नाम हाइड्रोपोनिक मशीन है, ये बहुत ही अच्छी और उन्नत नस्ल की खेती करने के लिए जो मशीन बनाई है तो मुझे बहुत पसंद आई है। बिना मिट्टी के ये मशीन अगर चारा उत्पन्न कर रही है, वो चारा भी एक अच्छी क्वालिटी का है। किसी भी सीजन में हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और किसी भी सीजन में हम ये जो ना इसकी फसल ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत मशीन है। इसके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा और किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
मुझे इसको देख के बहुत अच्छा लगा कि मेले में घूमे हम, लेकिन ये एक सबसे अद्भुत मशीन मुझे दिखाई दी है और मैं चाहूँगा कि ये मशीन मुझे खरीदना चाहता हूँ इसको। ये मेरी किसान बैकग्राउंड के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें कृषि के पवेलियन में ये हाइड्रोपोनिक्स मशीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी मशीनें होनी चाहिए गांवों में। बहुत ऐसी चीज़ों की जो है कमी है, जिसमें कि हम दूध वगैरह पशुओं से लेते हैं, लेकिन उसमें जो भी चारा, हरा चारा डालते हैं, उस हरे चारे में मिट्टी के कण आ जाते हैं। इस मशीन की स्पेशलिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी कि इसमें बिना मिट्टी के डायरेक्ट हम बीज से जो है चारा तैयार कर लेते हैं। ये 7 से 8 इंच तक पौधे जो हैं इसमें हो जाते हैं। तो ये मशीन मुझे इस कृषि मेले में सबसे अच्छी लगी। मैं गांव जाके अपने भाइयों से इस मशीन को मिलके लेने के लिए आग्रह करूंगा। जहां पर बहुत सारी मशीनें देखी, उनके एक मशीन हाइड्रोपोनिक देखी जो बिना मिट्टी से बीजों को उपचार करे बिना भी पुंगार देती है और बहुत बढ़िया लगा उसका हरे चारे का। और राइस दी नर्सरी भी तैयार होती है जे इसके बारे में जे सब्जियों की नर्सरी तैयार हो तो और भी अच्छा चंगा है। तो ये मशीन बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया सारा मेला लगा हमें कृषि दर्शन की ओर से जानकारी मिलती रहती है मेलों के बारे में। जहाँ पर ताहीं आते हैं ऐसी कृषि दर्शन हर रोज़ देखते हैं पंजाब में, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलती है सानू। ताहीं असी ये डेटा मुताबिक ही आए हैं इतने मेले की। मैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार की ओर से कृषि का जो मंडप है उसके माध्यम से किसानों को खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यिकी, मुर्गी पालन यानी समस्त कृषि और कृषि संबंधी जो व्यवसाय हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। खासकर महिला किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि में महिलाओं का योगदान यानी भारतीय कृषि में महिलाओं का जो विगत वर्षों में योगदान रहा है उसकी दशकवार जानकारी दी गई है। और मिट्टी की जांच से लेकर के कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी तक की जानकारी दी गई है। छोटे छोटे कृषि यंत्र जो महिलाएं आसानी से चला सकती हैं। इसके अलावा बहुत सी दूसरी जो टेक्नोलॉजी हैं जैसे मिट्टी की जांच, बीज की जांच, इसके अलावा जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, कृषि विकास से संबंधित योजनाएं, पशुपालन, मत्स्यिकी विकास, इन सभी पर प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और कृषि के क्षेत्र में विगत वर्षों में जो अनुसंधान कार्य हुए हैं, जो नई नई किस्में, नए पौधे, ये सब जो विकसित किए हैं उन सब की यहाँ पर जानकारी दी गई है। और विशेष आकर्षण हमारे इस मेले का है हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के मशीन के माध्यम से किसान भाई गर्मियों के मौसम में खासकर जब हरे चारे की किल्लत होती है 7 दिन के अंदर वो हरा चारा उगा सकते हैं मशीन में। और पशुओं को सूखे चारे के साथ अगर मिला के देते हैं तो जो चारे की पौष्टिकता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और इस मशीन में धान की पौध भी तैयार की जा सकती है। इसी तरीके से एरोपोनिक्स यानी हवा में आलू का बीज बिना मिट्टी की मदद के कैसे तैयार किया जा सकता है, ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो मैं किसान भाइयों से, कृषक महिलाओं से और ख़ासकर शहरी क्षेत्र के हमारे जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में आकर के कृषि मंत्रालय के पवेलियन को विजिट करें। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव,
नई दिल्ली 110049। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया है। हम चाहेंगे कि आप हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य पहुंचाएं कि आप इस कार्यक्रम में क्या कुछ और चाहते हैं, ताकि हम इस कार्यक्रम को आपके लिए उपयोगी बना सकें। अब चलते चलते हम आपको कल के कार्यक्रमों की कुछ जानकारी भी दे देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खबरें खेती का एक जो अंश है वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे झारखंड रांची में पिछले दिनों ग्रामीण मौसम सेवा को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम हुआ। ये सेवा क्या कुछ है और इसमें क्या कुछ किया जा रहा है, इस बात की जानकारी आपको कल अवश्य मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल हम देते हैं इस कार्यक्रम को विराम और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।